Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 15th of October 25 and we are starting our today's lecture of CAF 8 Audit and Assurance Essentials. आज हम पढ़ रहे हैं ऑडिट का प्रोसेस और अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एश्योरेंस क्या होती है। एश्योरेंस कोई भी ऐसा काम जिसमें आपने कोई ना कोई ओपिनियन देनी हो अपनी किसी भी तरह की, तो हम कहते हैं आप एश्योरेंस दे रहे हैं। और अभी हमने पढ़ा एश्योरेंस बेसिकली तीन तरह की है: ऑडिट, रिव्यू और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। ऑडिट बहुत डिटेल्ड काम किया गया है, रिव्यू थोड़ा कम काम किया गया है, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों को ये स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। जो भी काम किया गया उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किया गया है, ना आपकी मर्जी चली है, ना मेरी चली है, ना इंडिविजुअली किसी की मर्जी चली है। हमने स्टैंडर्ड के मुताबिक काम किया है। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में और इनमें यही फर्क है कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मुझे एक चीज़ चाहिए, मुझे आपकी राय चाहिए और मैंने आपको अपनी सर्कमस्टेंसेस बता दी है, आपने उनके मुताबिक मुझे राय दे दी। ना आपने ऑडिट किया ना आपने रिव्यू किया, आपने बस मुझे राय दी है मखसूस सर्कमस्टेंसेस। इसे कह देते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर तो मैं कहता हूँ कि कंपनी कहती है जी कि पाकिस्तान के लॉ में लिखा है कि पाकिस्तान हर कंपनी साल के बाद ऑडिट करेगी, तो मुझे भी ऑडिट करवाना है, तो सर आए जरा मेरा ऑडिट कर दें। तो ये ऑडिट है। पाकिस्तान के लॉ में लिखा है कि हर लिस्टेड कंपनी साल में 4 बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। ये तो आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। क्वार्टरली भी बनाएगी, सेमी एनुअली भी बनाएगी, 9 मंथ्स की भी बनाएगी और साल की भी। जो साल की होंगी वो ऑडिटेड होंगी, और 3 महीने वाली क्या होंगी, पहले क्वार्टर की जो है 3 महीने की, वो क्या होंगी, वो कुछ भी नहीं होगी, इंटरिम ही कहलाएंगी। वो तो इंटरिम तीन तरह की है ना, 3 महीने की, 6 महीने की, 9 महीने की। पहले 3 महीने की भी इंटरिम ही है, लेकिन उसका कुछ नहीं करना, मैनेजमेंट ने बनानी है और खुद ही दे देनी है लोग। 6 महीने की का क्या करेंगे, रिव्यू, रिव्यू होगा, ऑडिट नहीं होगा, रिव्यू होगा। अब रिव्यू में क्या है, उसके स्टैंडर्ड में लिखा है, तो हम बाहर जाके पढ़ लेंगे। तो 6 महीने वाली आप ही के जो ऑडिटर हैं, जिन्होंने साल का ऑडिट भी करना है, वही आएंगे, लेकिन आपको रिपोर्ट ऑडिट की नहीं देंगे, रिव्यू रिपोर्ट देंगे। फिर जो 9 महीने की बनेगी उसमें अगेन कुछ नहीं करना, खुद ही बनानी है और दे देनी है, ना ऑडिटर को बुलाना है ना कुछ और करना। फिर साल की जो होंगी वो क्या होंगी, ऑडिटेड होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे एज पर लॉ बनाई जाएंगी। तो ऑडिट और रिव्यू तो लीगल रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है। कंपनी ने कहा भी मेरी 6 महीने के हैं, तो आप उनके ऑडिटर हैं यार, आगे इसका रिव्यू तो कर दें, तो आप एज पर लॉ, एज पर स्टैंडर्ड रिव्यू करेंगे। अब इस कंपनी ने किसी बैंक लोन के लिए अप्लाई की है, बैंक कहता है कि मुझे अपनी बैलेंस शीट भेजें। इन्होंने बैलेंस शीट भेजी। बैंक को लगा नहीं यार, ये तो फॉर्मेट हमें नहीं समझ आता, हमारा तो अपना एक फॉर्मेट है, हमने एनालिसिस करना है आपका, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये हमारा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, इसमें फिगर्स फीड करके भेजें। उन्होंने फिगर फीड करके भेज दी। अब बैंक कहता है नहीं यार, मुझे तो अभी एश्योरेंस नहीं है कि ये फिगर्स आपकी ठीक है कि नहीं। अपने ऑडिटर से ठप्पा लगवा के दें कि ये फिगर्स आपकी बिल्कुल ठीक है, यही फिगर्स हैं। अब इस पे अगर ऑडिटर अपना ठप्पा लगाएगा या रिपोर्ट देगा कि मैंने ये बैलेंस शीट देख ली है और ये बिल्कुल ठीक है, तो ये कौन सी असाइनमेंट है, नहीं, तीन तरह की एश्योरेंस है ना, ऑडिट, रिव्यू और एग्रीड अपॉन। ये कौन सी है, ऑडिट नहीं। ऑडिट में तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का, ये तो बैंक ने अपना फॉर्मेट दे दिया। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, आप कह रहे हैं कि हमने ये स्टैंडर्ड के मुताबिक ऑडिट नहीं किया या रिव्यू नहीं किया, हमें कहा गया कि बैंक को इस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन चाहिए और हमें कहा गया कि चेक कर लेंगे इस फॉर्मेट में जो इन्फॉर्मेशन फीड हुई है ठीक है, तो हमने चेक किया और हम बताते हैं कि एज पर कंपनी रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। बस, ये ऑडिट नहीं है, ना ये रिव्यू है। ये तो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है कि जो हमें कहा गया हमने कर दिया बस। इस पे आप ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे सकते, दे ही नहीं सकते, ना रिव्यू दे सकते। आपको कौन सी रिपोर्ट देनी है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें, उसके बाद क्या होगा, सब तो इंटरनल होगा या बैंक का होगा? कौन से वाला। जैसे ऑडिट होता है इंटरनल भी होता है और सब। नहीं बेटा, ये सारा एक्सटर्नल ऑडिट पढ़ रहे हैं, इंटरनल ऑडिट हम पढ़ ही नहीं रहे। ये सारा आपके एक्सटर्नल ऑडिटर हैं, ये आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, यही एग्रीड अपॉन में भी कोई थर्ड पार्टी दे रही है ना। अगर आपको इंटरनल बंदा है, वो तो कभी नहीं कहेगा चीजें गलत हैं, वो तो आपका एम्प्लॉई है, इंडिपेंडेंस ही नहीं आएगी, वो तो आज़ाद ही नहीं है। एक्सटर्नल ऑडिटर है। और आप याद रखें कि हम जो ऑडिट पढ़ रहे हैं, हम इंटरनल ऑडिट तो पढ़ ही नहीं रहे।
हम एक्सटर्नल ऑडिट पढ़ रहे हैं और जो बंदा ऑडिट करने आ रहा है या रिव्यू करने आ रहा है या एग्रीड अपॉन के लिए आ रहा है वो थर्ड पार्टी है, उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्टली, ना आपका मुलाजिम है और ना कोई और ताल्लुक है उसका आपसे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमने कहा था फिर शुरू में किया कि जब भी इंगेजमेंट होगी तो हम क्या करेंगे, आंखें बंद करके नहीं लेंगे। पहले क्या करेंगे, क्लाइंट एक्सेप्टेंस, फिर क्या करेंगे, इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, और फिर लीगल प्रोसेस शुरू करेंगे कि अपनी कंसर्न देंगे कि जी वी एग्री टू बिकम द ऑडिटर, फिर वो हमें अपॉइंट करेगी। और अपॉइंट कहाँ होता है ऑडिटर, एजीएम में, याद है ना। एजीएम के चार ऑर्डिनरी बिजनेस में एक बिजनेस होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, वहाँ बकायदा आपको अपॉइंट किया जाएगा, मिनट्स में आपका नाम आएगा, फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि यू हैव बीन अपॉइंटेड, फिर एससीसीपी को भी बता दिया जाएगा कि ये वाली फर्म हमारी ऑडिटर हो गई है। अब सारा प्रोसेस पूरा हो गया। ठीक है। इस प्रोसेस पूरा होने के बाद फिर अब आपने ऑडिट शुरू करना है। अब इस प्रोसेस में भी हम अब पढ़ेंगे कि जब आपको कहा गया है कि हमारे ऑडिटर बन जाओ, तो कंसेंट देने से पहले आपने तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस करनी है, एक आपने इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस करनी है, एक आपने एश्योर करना है कि कोड ऑफ कंडक्ट को मैं कंप्लाई कर लूंगा कि नहीं। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है उसे हम डिस्कस करेंगे। दूसरे अल्फाज में हमने ये एश्योर करना है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा कि नहीं, मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं आएगा, वो सारी चीजें हमने क्लियर करनी है। और इसी चक्कर में फिर आपने पिछले ऑडिटर से भी बात करनी है, जिसकी जगह पे आप आ रहे हैं उसे पूछेंगे कि मुझे कहा जा रहा है ऑडिटर बन जाओ, तो क्या मैं ये ले लूं, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आप मुझे मना करेंगे यार ये काम गलत है आपको नहीं आना चाहिए। मतलब हो सकता है पिछले ऑडिटर से ये कह रहे हो कि हमें हमारे मतलब की रिपोर्ट दे दो, वो नहीं दे रहा था, तो इन्होंने कहा चलो ऑडिटर ही चेंज कर लेते हैं, तो आप उसे पूछेंगे। पिछले ऑडिटर से आपको पूछना होता है कि भाई मैं ये काम ले लूं, उसे एनओसी लेना होता है आपको जनरली, कि जी मुझे कोई एतराज नहीं है, ले लो आपका। वो बस मेरा मूड नहीं था, मैं नहीं करना चाहता ऑडिट, या कोई और रीजन है, कोई ऐसी बड़ी रीजन नहीं है, ले लो। तो वो सारा प्रोसेस हम बाद में पढ़ेंगे। बहरहाल हो गया। अब जब आपका ऑडिटर अपॉइंट हो गया तो पहला काम किया, प्लानिंग। और प्लानिंग में क्या है, पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी बनेगी, और फिर ऑडिट प्लान बनेगा, और फिर ऑडिट प्रोग्राम बनेंगे। तो तीन चीजें हमने याद रखनी है, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ओवरऑल क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी, काम करना कैसे है, मोटी मोटी सी। फिर ऑडिट प्लान बनेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या करना है, कब कब क्या क्या करना है। और फिर ऑडिट प्रोग्राम, प्रोग्राम में होता है कि बिल्कुल जब टेबल पे बैठ जाएंगे काम करने के लिए तो फिर काम कैसे करना है। ठीक है। तो ये तीन चीजें याद रखें, इसे बाद में डिटेल से हम पढ़ेंगे। प्लानिंग में तीन होती हैं, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम, इसे हम पढ़ेंगे। बना लिया सब कुछ। ठीक है। इसके बाद अब आपने ऑडिट शुरू कर दिया। जब ऑडिट शुरू कर दिया तो स्ट्रेटेजी में आप डिफाइन कर चुके होंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, स्ट्रेटेजी में आपने फैसला कर लेना है। अभी तक आपने क्या कर लिया है, क्लाइंट एक्सेप्टेंस कर ली है, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस कर ली है, तो आंखें बंद करके तो नहीं की। क्लाइंट का पूरा पोस्टमार्टम किया होगा, उसके इंटरव्यू किए होंगे, मिले होंगे, उनके विजिट किया होगा, उनके रिकॉर्ड भी एक नज़र देखे होंगे, उनकी मुख्तलिफ कंप्लाइंसेस देखी होंगी, दाएं बाएं से पूछा होगा। पिछले ऑडिटर से भी मैंने कहा था आपने पूछ लेना था। कोई ऐसा मसला तो नहीं जो आप मुझे बताना जरूरी समझते हैं, इस क्लाइंट में कोई प्रॉब्लम तो आप उससे पूछेंगे। आप कह सकते हैं कि इसमें कोई नॉन कंप्लाइंसेस हैं या कोई ऐसे मसले हैं जो मुझे बता दें। तो आपने बड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं आप क्लाइंट की, ये याद रखें, इसे ज़हन में रखें। अब डिटेल इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं तो उसमें आपने एक काम ये भी किया होगा कि क्लाइंट की मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग है, इनके सिस्टम, इंटरनल सिस्टम कितने स्ट्रांग हैं या वीक हैं, इनके चेक एंड बैलेंसेस लगे हुए हैं अंदर के नहीं, इनकी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज प्रॉपर हैं कि नहीं, इनके पास स्टैंडर्ड, अच्छे स्टैंडर्ड के लोग हैं, अच्छी क्वालिफिकेशन और अच्छे एक्सपीरियंस के बड़े एक्सपर्ट लोग हैं या आम से लोग ही हैं, ये सब कुछ आपने देख लिया होगा। दूसरे अल्फाज में आपने इनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देख लिया होगा कि इनका इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है, अंदाजा कर लिया होगा। अब वो अंदाजा आपने जब कर लिया तो अब आपको ये लगा कि यार इनका कंट्रोल बज़ाहिर बड़ा स्ट्रांग है, इनके बड़े चेक एंड बैलेंस है, या आपको लगेगा नहीं मुनासिब से है, या आपको लगेगा नहीं यार बहुत वीक है, छोटी सी कंपनी है, इनके पास पैसे ही नहीं है इतने, आम से लोग रखे हुए हैं, वो इतने एक्सपर्ट भी नहीं है, तो यहाँ इंटरनल कंट्रोल इन्होंने कोई बहुत अच्छा नहीं बनाया। और जो ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएंगे, अब देखें आपके पास ऑडिट करने के दो तरीके हैं, ये अब याद रखना है। पहले क्या होता था एक दौर में, वो तो मैं बाद में बताता हूँ। अभी आपके पास उसे मैं अभी रिलेट करूंगा। अभी आपके पास आप अपने आप को बीइंग ए ह्यूमन अपने आप से सवाल करें। एक जगह आप काम करने जा रहे हैं, आपने कुछ चीज़ें चेक करनी है, और आपने पहले जो इनिशियल असेसमेंट की तो पता चला यार तो बड़े टाटे बंदे हैं, बड़े स्ट्रांग बंदे हैं, यहाँ तो बड़े सारी प्रोफेशनल हैं और कॉम्पिटेंट भी हैं और ऑनेस्ट भी हैं, तो यहाँ गलती का चांस ज्यादा है कि कम है, बहुत कम है।
तो अगर इन्होंने 50,000 ट्रांजेक्शन्स की हैं, मैं इनमें से 15-20 भी चेक कर लूँ और वो उससे मैं आइडिया ले लूँ, तो मैं आइडिया ले सकता हूँ कि नहीं कि ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं कि गलत है? ले सकता हूँ कि नहीं? उनके सिस्टम बड़े स्ट्रांग हैं। नहीं, वो तो मैं ले रहा हूँ ना, 50 में से 10,000 चीजें तो चेक कर रहा हूँ ना, ये तो मैं आंखें बंद करके तो रिलाई नहीं कर रहा ना उन पे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि चूंकि बहुत ईमानदार बंदे लोग भाई मैं रिपोर्ट दे देता हूँ, मैं कुछ भी नहीं चेक करता, ये तो नहीं मैंने किया। फिर भी 10,000 ट्रांजेक्शन चेक कर ली, और जब 10,000 चेक की तो उसमें भी 9,990 ठीक निकली, सिर्फ 10 में गलती थी। तो क्या मैं इसकी बेस पे पूरी 10 जो 1 लाख ट्रांजेक्शन है उन पे ओपिनियन दे सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि सिस्टम बड़े स्ट्रांग है। और कंफर्म भी हो गया कि सिर्फ 10 गलतियां तो हो ही जाती हैं नाना करते करते भी। इसका और लेकिन अगर मुझे शुरू में असेसमेंट जो मैंने की थी क्लाइंट एक्सेप्टेंस करते हुए जो सारी अंडरस्टैंडिंग ली थी, मुझे लगा नहीं इनका सिस्टम बहुत वीक है, तो क्या मुझे अब ये रिस्क लेना चाहिए कि 1 लाख में से सिर्फ 10,000 चेक करूं? अब नहीं लेना चाहिए। अब मुझे ज्यादा ट्रांजेक्शन चेक करनी चाहिए। तो ये तो ऑडिट स्ट्रेटेजी है कि मैंने फैसला करना है कि यहाँ पे मैं कितना काम करूंगा, कौन सी अप्रोच पे जाऊंगा। कौन सी दो अप्रोच हो गई? क्लाइंट पे ट्रस्ट करो और अपना काम कम रखो, या क्लाइंट पे ट्रस्ट ना करो और अपना काम ज्यादा करो। क्लाइंट पे ट्रस्ट कब करो? जब उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है। और क्लाइंट पे ट्रस्ट कब ना करो? जब उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है। अब ये पता कैसे चलेगा कि स्ट्रांग है वीक है? मुझे देखना पड़ेगा। इनिशियल असेसमेंट जो मैंने की थी वो क्लाइंट एक्सेप्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से की थी, इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए नहीं की थी। वो तो जनरल हर चीज को मैंने देखा था। अब जब मैंने देख लिया कि मेरी इनिशियल असेसमेंट जो है, जो मैंने क्लाइंट एक्सेप्टेंस और बाद में की, उससे मुझे लगता है कि इनके कंट्रोल बड़े स्ट्रांग है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं अपना काम कम रखना चाहूंगा। मैं कहूंगा यार इनके कंट्रोल पे रिलाई करता हूँ, काम कम करता हूँ। लेकिन अब मैंने ये बात याद रखनी है, जहन में रखनी है कि मैंने जो उस वक्त सारी अंडरस्टैंडिंग ली है वो इंटरनल कंट्रोल की नहीं ली, 50 चीजों की ली है। मैंने क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग ली है, उसके अंदर ही इंटरनल कंट्रोल की भी ली है। लेकिन अब मैं फैसला कर रहा हूँ कि मैं अपने काम को रिड्यूस करना है। कौन सी बेस पे? इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होने की बेस पे। तो ये फैसला करने से पहले दोबारा से एक बार इंटरनल कंट्रोल को पूरी डिटेल से चेक कर। बात समझ आई? पहले भी मैंने इंटरनल कंट्रोल चेक किया है थोड़ा सा, लेकिन मुनासिब सा किया था, सिर्फ क्लाइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए किया था। अब मैं चूंकि उस पर रिलाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसे बहुत डिटेल से चेक कर लूँ। और उसके दो ही मेरे तेरे निकलेंगे आउटकम्स। या तो मुझे पता चलेगा हाँ मेरी असेसमेंट ठीक थी, बाकी बड़ा स्ट्रांग है। या दूसरा आउटकम निकल सकता है कि नहीं यार मेरी असेसमेंट तो ठीक ही थी लेकिन इसमें गलतियां हैं, इतनी नहीं है कि मैं इस पर रिलाई कर लूँ, ऐसा नहीं है। तो या तो मैं फिर उस पर, जब मैं पूरी अंडरस्टैंडिंग ले लूंगा इंटरनल कंट्रोल की, तो मैं दो ही फैसले करूंगा, या तो मैं इस पर रिलाई करूं या ना करूं। अगर मैंने इस पर रिलाई करना है तो फिर मेरी अप्रोच कुछ और होगी। क्या अप्रोच होगी? इस पर रिलाई करूंगा और अपना काम थोड़ा कर लूंगा, लाख में से 10,000 ट्रांजेक्शन चेक कर लूंगा। लेकिन अगर मैंने इस पर रिलाई नहीं करना, मेरी असेसमेंट कहती है नहीं इसमें गलतियां हैं, मसले हैं, तो मैं अपना काम बढ़ा लूंगा। यही होगा। ये सारा काम किस स्टेज पे होगा? स्ट्रेटेजी बनाते हुए। ऑडिट स्ट्रेटेजी से पहले बल्कि मैं क्या करूंगा? अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पूरी डिटेल से करूंगा। अब वो कैसे करूंगा उसके दो चैप्टर्स हैं हमारे पास में, वो हम बाद में पढ़ेंगे। मैंने इंटरनल कंट्रोल को असेस कर लिया, नतीजा ये निकला कि बहुत स्ट्रांग है, तो मैंने अब इस पर रिलाई करना है और अपना काम कम करना है। इसे कहते हैं कंप्लायंस अप्रोच। कंप्लायंस कि मैं, जो कंप्लायंस है वो चेक कर ली है कि चीजें कंप्लाई की जा रही हैं, सिस्टम चल रहा है ठीक है नहीं, और मैं इस अप्रोच पे चला गया हूँ कि अपने जो प्रोसीजर है उसे कम कर लूँ। ठीक है। लेकिन अगर मैं, मुझे ये लगता है कि नहीं इंटरनल कंट्रोल वीक है, मुझे अपना काम ज्यादा करना है, तो मैं तो रिलाई नहीं कर रहा, तो मेरी कंप्लायंस अप्रोच तो नहीं है। अब कौन सी अप्रोच है? सब्सटेंटिव अप्रोच। सब्सटेंटिव मतलब है कि मैंने खुद करना है, सब्सटेंशिएट करना है, चीजों को वेरीफाई कर। ठीक है। तो फिर मेरे पास दो अप्रोचेज आ गई, कौन कौन सी? कंप्लायंस अप्रोच और सब्सटेंटिव अप्रोच। कंप्लायंस अप्रोच का मतलब क्या है? मैं क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे रिलाई कर रहा हूँ, आंखें बंद करके रिलाई नहीं कर रहा, मैंने पहले उसकी असेसमेंट कर ली है, पूरी डिटेल से देखा है उसे, उसे चेक भी किया है, और मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग है। तो मैं कंप्लायंस अप्रोच पे चला गया हूँ कि मैंने उन पर रिलाई किया और अपने प्रोसीजर कम कर दूँ। ठीक है। लेकिन अगर मेरी जो असेसमेंट है जो मैंने बहुत डिटेल से की है इंटरनल कंट्रोल की, उसका जवाब ये आता है कि नहीं इसमें गलतियां हैं, इस पर रिलाई नहीं करना चाहिए, तो मैं फिर कंप्लायंस अप्रोच पे नहीं जाऊंगा। मैं दूसरी अप्रोच पे जाऊंगा, क्या? सब्सटेंटिव।
तो सब्सटैंटिव का मतलब है मैं अपनी जो टेस्टिंग है वो बढ़ा दूंगा। अब लाख में से 50,000, 60,000, 70,000 ट्रांजेक्शन में चेक करूँ, क्योंकि मैं सिस्टम पे रिलाय नहीं करूँ। क्लियर हो गया? अब ये दोनों जो अप्रोचेज हैं कि मैंने कंप्लायंस पे जाना है या अपने काम करने हैं, ये कौन सी बेस पे है? मैं कैसे फैसला कर रहा हूँ कि मुझे कौन सी अप्रोच पे जाना है? बेसिक थीम क्या है मेरे जहन में? नहीं, वो तो बात की बात है ना, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ मैं इनके सिस्टम पे रिलाई करता हूँ और इस हिसाब से चलता हूँ, या मैं रिलाई नहीं करता और मैं अपने काम ज्यादा करूंगा। ये जो पूरी मेरी एक साइकोलॉजी है कि मैं कैसे करूं, क्यों करूं, क्या करूं, उसके पीछे एक खदशा क्या है? गलतियों का खदशा, रिस्क ज्यादा है, यही है ना? तो मैं आंखें बंद करके ये तो नहीं कर रहा कि 1 लाख ट्रांजेक्शन है, 60%, 60,000 करूं। मैं 60% बहुत ज्यादा होती है, 100 में से 60 चीजें चेक करनी, तो अंदाजा तो हो जाता है चीजों का, 70 कर लो। मैंने अपनी अप्रोच रखी हुई है कि जनाब जिस ऑडिट पे जाऊंगा 70% चीजें चेक करूंगा, 70% अगर ठीक लगी हैं, ज्यादा तो ठीक है, तो मैं कहूँगा सब कुछ ठीक है। ये तो बड़ी कन्वेंशनल अप्रोच है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, क्या मैं इसमें फिक्स परसेंटेज पे जा रहा हूँ तो बस 70% करूंगा और फिर मैं फैसले करूंगा? नहीं, मैं सिस्टम को असेस कर रहा हूँ, मैं उसकी बेस पे फैसले कर रहा हूँ। तो मेरे जहन में खदशात है। खदशात किस चीज़ के हैं? गलती के। खदशात किस चीज़ के हैं? कि ये रिस्क कि ऐसा ना हो कि गलतियां ज्यादा हो और मैं रिपोर्ट दे दूं कि जी सब कुछ ठीक है, या गलतियां कम हो और मैं रिपोर्ट दे दूं सब कुछ गलत है। तो बेसिकली मैं किस बेस पे फैसला कर रहा हूं कि मुझे क्या करना है? रिस्क की बेस पे मैं फैसला कर रहा हूं, रिस्क की बेस पे। इसे कहते हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच। अगर आप कहते हैं ना ये 100 ट्रांजेक्शन है, यार 80 ट्रांजेक्शन चेक कर लो, बस खत्म करो काम, ये रिस्क बेस्ड अप्रोच नहीं है। मुझे नहीं पता 100 में से कौन सी ज्यादा रिस्की ट्रांजेक्शन है, कौन सी कम रिस्की है। मैं तो आंखें बंद करके बस 80 ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ और फैसला दिए जा रहा हूँ। हो सकता है कि 80 ट्रांजेक्शन में वो गलतियां ना, बाकी 20 सारी की सारी गलत हो। जो मेरे चेकिंग में नहीं आई वो सारी गलत हो, और जो मेरी चेकिंग में आई वो सारी ठीक हो। तो रिस्क बेस्ड अप्रोच तो ना वही। रिस्क बेस्ड अप्रोच क्या है? पहले असेस करूं कि कहाँ पे कितना रिस्क है, और जहां पे ज्यादा रिस्क है वहां पे क्या करूं? ज्यादा काम करूं। और जहां पे कम रिस्क है वहां पे थोड़ा काम कम कर दूं। तो ये जो मैं कंप्लायंस पे जाऊंगा या मैं सब्सटेंटिव पे जाऊंगा, इसके पीछे साइकोलॉजी एक ही है। कौन सी अप्रोच है मेरी? रिस्क बेस्ड अप्रोच है, जिसमें वो कहता है कि पहले इंटरनल कंट्रोल को चेक कर लो। अगर बेहद स्ट्रांग है तो अपने काम कम कर लो, लेकिन अगर वो वीक है तो फिर उन पर रिलाई ना करो, अपने काम को बहुत बढ़ाओ। क्लियर हो गया? तो इसे कहते हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच। इससे पहले जो आम गधों वाली अप्रोच चलती थी दुनिया में कि बस 100 में से 80 ट्रांजेक्शन चेक करो और रिपोर्ट दे दो, उसे रिस्क बेस्ड तो नहीं कह सकते। मैंने तो असेस ही नहीं किया था कौन सी ट्रांजेक्शन में कितना रिस्क है, बस आंखें बंद करके हर चीज का 80% चेक कर लिया। उसे हम कह सकते हैं कि कन्वेंशनल अप्रोच थी, रवायती अप्रोच थी। अब वो नहीं चलती। हमारे स्टैंडर्ड ये कहते हैं, बड़े क्लियरली कहते हैं ऑडिट के स्टैंडर्ड, कि ऑडिट की अप्रोच कौन सी होनी चाहिए? रिस्क बेस्ड। Now you have to follow risk based approach. You have no option for conventional approach. वो कर ही नहीं सकते हो। और रिस्क बेस्ड अप्रोच में क्या है? पहले इंटरनल कंट्रोल को वेरीफाई कर लूँ, असेस कर लूँ, अगर स्ट्रांग है तो फिर मैं उस पर चला जाऊँ और अपना काम कम कर लूँ, और अगर वो नहीं है तो फिर अपने काम को बढ़ा लूँ। अच्छा जी, अब इंटरनल कंट्रोल को चेक करूँ पहले और फैसला करूँ। तो कौन, मैंने इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई किया और अपने काम कम कर लिए। अब ये रिस्क बेस्ड अप्रोच के नीचे बात हो रही है, ये कौन सी अप्रोच है? कंप्लायंस अप्रोच। और अगर मैंने इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई नहीं किया, अपना काम बढ़ा लिया, तो ये कौन सी अप्रोच है? सब्सटैंटिव। दोनों ही पार्ट हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच का। रिस्क बेस्ड एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे फिर दो तरह की अप्रोचेज आती है। समझ आ गई बात मेरी? अब इससे अगली बात जो है वो ये है कि अब मुझे करना क्या है फिर? रिस्क बेस्ड अप्रोच पे जाना है। रिस्क बेस्ड अप्रोच के लिए पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या देखना है? मुझे आप कहा नहीं, वो तो बाद में देख लेंगे ना। सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट कर, वहीं से पता चलेगा ना कहाँ पे ज्यादा रिस्क है। इवेल्युएट किया तो लगा यहाँ बहुत गलतियां, यहाँ गलतियां नहीं है, मतलब ये एरिया बहुत रिस्की है, ये एरिया रिस्की नहीं है। ठीक है, तो मुझे रिस्क असेस करना है, और रिस्क असेस करते करते फिर मुझे इंटरनल कंट्रोल को पूरी तरह चेक करना है कि क्या ये पूरे रिस्क को एड्रेस करता है, क्या ये इतना स्ट्रांग है कि हर तरह के रिस्क को पहचान लेता है और कवर कर लेता है। यही तो अंडरस्टैंडिंग है। तो रिस्क बेस्ड अप्रोच ही है ना। पहले मैंने अपनी असेसमेंट करनी है कि कहाँ पे ज्यादा रिस्क हो सकता है, फिर मैंने उस हिसाब से इंटरनल कंट्रोल को भी चेक करना है, उसी हिसाब से अपने प्रोसीजर भी उस एरिया में ज्यादा लगानी है जहाँ पे ज्यादा रिस्क है। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हीकल फ्यूल एक्सपेंसेस या
ऑफिस रेंट एक्सपेंस, इसमें से ज्यादा रिस्की एरिया कौन सा है? फ्यूल। क्यों? रैम तो फिर एक्सपेंस है। मुझे आपने एग्रीमेंट दिखा दिया सर, ये देखें 12 लाख रुपए पर मंथ हमारा एग्रीमेंट है, मैंने देख लिया, बिल्कुल एग्रीमेंट है, मैंने देख लिया, चेक देख लिया, हाँ चेक भी 12 निकले हमारे। तो 12 लाख इंटू 12 कितना हो गया? चले 10 लाख कर लें, 1 करोड़ 20 लाख। तो मैंने देखा आपने रेंट एक्सपेंस कितना बुक किया, 1 करोड़ 20 लाख, तो 10 मिनट में सारा मसला हल हो गया। रेंट एग्रीमेंट देख लिया, चेक देख लिए कि पेमेंट हुई है कि नहीं, बैंक स्टेटमेंट से देख लिया, ले ज्यादा डॉक्यूमेंट देखने की भी जरूरत नहीं, चेक देखने की भी जरूरत नहीं, बैंक स्टेटमेंट से आउट हुई हैं चीजें और देखा कि उन्हीं के अकाउंट में गई है तो खत्म हो गई बात। लेकिन फ्यूल तो इतनी आसानी से नहीं होगा। फ्यूल में क्या रिस्क है? फ्यूल डलवाया कम जाए, पर्ची ज्यादा की ले ली जाए, गाड़ियां गैर जरूरी चलाई जाएं, ऑफिस कंप्लेन पर्सनल कंप्लेन सारे ऑफिस में डाल दी जाए, अब ये सारे बहुत रिस्की एरियाज हैं, इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। लिहाजा इसका मतलब है कि अगर रेंटल में मैं सिर्फ मोटी सी वर्किंग बना लूं कि पूरे एग्रीमेंट कितने का 10 लाख, पूरा रेंट कितना है 1 करोड़ 20 लाख रिकॉर्ड हुआ है, ना से कम ना ज्यादा, तो इसलिए जनरली मुझे ठीक ही लग रहा है। पूरा रेंट रिकॉर्ड हो गया, एक दो मैं वॉचर देख लूं कि जनाब ये पेमेंट भी हुई है कि नहीं, पेमेंट भी हो गई, बस खत्म बात। बैंक स्टेटमेंट से टिक कर लूं कि जनाब 10 लाख की 12 एंट्रियां आई हुई हैं बैंक स्टेटमेंट में, वेरीफाई हो गया, मुझे डिटेल्ड वॉचर देखने की और एविडेंस देखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही। लेकिन फ्यूल में मुझे बहुत डिटेल में जाना, इसका मतलब है फ्यूल में मैं रिस्क नहीं ले सकता कि बस 4 6 वॉचर देखूं और खत्म करूं, लेकिन रेंटल में मैं 4 6 वॉचर देख के भी फैसला कर सकता हूँ। तो मैंने पहले आइडेंटिफाई करना है रिस्क, मुझे पता कैसे चलेगा? जब मैं इंटरनल कंट्रोल असेस कर रहा हूँ तो मुझे अंदाजा होगा कहाँ पे कितना रिस्क है, उसी हिसाब से इंटरनल कंट्रोल भी चेक कर रहा होगा क्या ये पकड़ रहा है, रिस्क को कवर कर रहा है कि नहीं, और साथ ही मेरी रिस्क असेसमेंट भी होती चली जा रही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? रिस्क असेसमेंट। सबसे पहले मैं जब अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस कर रहा हूँ ना, या अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट कर रहा हूँ, उसमें मैं देख लूंगा कि ये बिजनेस कितना रिस्की है और इसमें कहाँ कहाँ पे गलती के कितने कितने चांसेस है। फिर जब मैं असेसिंग द इंटरनल कंट्रोल करूंगा तो क्या देखूंगा कि जो मेरी रिस्क असेसमेंट थी, क्या वो सारे रिस्क ये इंटरनल कंट्रोल कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब बात समझ आई? सबसे पहले क्या होगी? रिस्क असेसमेंट। उसकी बेस पे फिर मैं असेस करूंगा इंटरनल कंट्रोल को कि ये सारे रिस्क को पकड़ लेता है कि नहीं पकड़ता, और फिर मुझे फैसला करना है कि क्या ये स्ट्रांग है कि वीक। और अगर ये स्ट्रांग है तो मैं कौन सी अप्रोच पे चला जाऊंगा? कंप्लायंस अप्रोच। और अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो मैं सब्सटेंटिव अप्रोच। ये सारा जो प्रोसेस है ये रिस्क बेस्ड ही है ना, हर चीज रिस्क की बेस पे हो रही है। तो ओवरऑल अप्रोच को क्या कहते हैं? रिस्क बेस्ड अप्रोच। कैसे? एक ही क्लाइंट पे कैसे हो सकता है, आप मुझे बताएं। अगर उनका इंटरनल कंट्रोल वीक है तो कंप्लायंस कैसे अब यूज करेंगे? नहीं, वो भी रिस्की हो जाएगा बेटा। जब इंटरनल कंट्रोल चलता है ना, तो ये नहीं होता इस कमरे का अलग इंटरनल कंट्रोल है, उस कमरे का अलग है। आपके फैमिली में अगर आपके वालिद गुस्से वाले हैं तो उसका असर सब पे आता है कि नहीं? या सिर्फ वालदा पे ही आता है? सब पे ही आता है। इसका मतलब है कि उनकी अप्रोच की वजह से पूरी की पूरी अप्रोच डिस्टर्ब होती है। तो इंटरनल कंट्रोल अगर एक जगह वीक है तो उसके इम्पैक्ट वो इंटरेक्ट तो दूसरी जगहों से भी कर रहा है, तो कहीं वो गलती पेनिट्रेट तो करेगी कहीं ना कहीं। तो हम ये नहीं कर सकते कि जनाब ये बिल्कुल आइसोलेटेड। इंटरनल कंट्रोल कभी आइसोलेशन में नहीं चलता, हमेशा कंबाइन होकर चलता है, सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि एक क्लाइंट पे आप कंप्लायंस अप्रोच रख लें और दूसरे क्लाइंट पे रिस्क बेस्ड और दूसरी रख लें सब्सटेंटिव रखें, वो फिर क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी कर सकता है। एक के अंदर नहीं हो सकता कि कुछ एरिया में रिस्क बेस्ड पे करना है। आपने एक फैसला करना है, ये कब करना है? ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि मैं कौन सी अप्रोच पे जाऊंगा, रिस्क पे मैं कंप्लायंस पे जाऊंगा या सब्सटेंटिव। क्लियर हो गया? अब आपने फैसला कर लिया, अब आपने मोटी बात करता हूँ सिंपली, आपने अब असेसमेंट करनी है इंटरनल कंट्रोल की। इंटरनल कंट्रोल की क्या असेसमेंट करेंगे? किस किस चीज की? मोटी सी बातें बतानी है। इंटरनल कंट्रोल का देखना है कि ये स्ट्रांग है कि वीक है, तो क्या देखेंगे? बहुत ही मोटी बात। नहीं, वो तो आप डिटेल में चलेंगे। मैं तो मोटी सी 2 पैरामीटर बता रहा हूँ कि इस इंटरनल कंट्रोल के 2 एस्पेक्ट चेक करने हैं, वो कौन से हैं? जी। मैनेजमेंट भी क्या? क्या? मैनेजर्स क्या? वो तो फिर एक, वो तो आप डिटेल में जा रहे हो।
मैं तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि ये सिस्टम डिजाइन किया गया कि गलतियां ना हो, फ्रॉड ना हो। इस सिस्टम को के अंदर मोटी मोटी दो चीजें चेक करनी है, तीन करनी है, चार करनी है। वो जो मैनेजर्स की बात करें वो तो फिर बहुत डिटेल में है ना। मैनेजर्स को भी चेक करना है, आईटी भी चेक करनी है, सिस्टम भी चेक करने हैं, वो तो फिर बहुत डिटेल्स हैं, उसके तो बहुत सी चीजें आ जाएगी। फिलहाल क्या चेक करना है? दो चीजें। सबसे पहले जब आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन? एक नई कंपनी बनती है, रूल्स क्या बनाती है? इंटरनल कंट्रोल ना डिजाइन करती है कि ये काम ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, जैसे फिर ये बंदा ये करेगा तो ये बंदा ये करेगा। तो क्या इंटरनल कंट्रोल डिजाइन किया जाता है, पूरा सिस्टम बनाया जाता है। जब बन जाता है तो क्या करते हैं? फिर टेस्ट नहीं करते, अप्लाई कर देते हैं ना। टेस्ट करते हैं और अप्लाई इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो फिर दो एस्पेक्ट हो गए, डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल। अगर डिजाइन में ही फॉल्ट्स हैं फिर इम्प्लीमेंटेशन तो हो ही नहीं सकेगी। जब एक चीज का डिजाइन ही गलत है तो अपना मकसद तो पूरा करेगी नहीं वो। अगर फर्ज करें डिजाइन बहुत अच्छा है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन भी स्ट्रांग होगी या वीक भी हो सकती है। वीक भी हो सकती है, स्ट्रांग भी हो सकती है। लेकिन अगर डिजाइन ही फॉल्टी है तो फिर क्या होगा? इम्प्लीमेंटेशन तो हो ही नहीं सकती। डिजाइन ही ठीक नहीं है भाई, कभी भी कोई भी गलती हो सकती है इसमें। तो अगर हम दो मोटी चीजें चेक करते हैं, डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगर डिजाइन में ही हमें इतने ज्यादा फॉल्ट नजर आ जाते हैं तो फिर हम आगे काम बढ़ाते ही नहीं। हम इम्प्लीमेंटेशन को चेक ही नहीं करते, जरूरत ही नहीं है चेक करने की। डिजाइन ही खराब है तो इम्प्लीमेंटेशन क्या होनी है? हम उसे छोड़ देते हैं और हम कौन सी अप्रोच पे चले जाते हैं? सब्सटैंटिव। अगर डिजाइन स्ट्रांग है तो क्या करते हैं? हमारी असेसमेंट कहती है डिजाइन स्ट्रांग है, अब हम आगे इम्प्लीमेंटेशन को भी चेक करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन भी स्ट्रांग है, अब हम जाते हैं कंप्लायंस अप्रोच पे, अदरवाइज नहीं जाते। बोले बड़ा डिटेल प्रोसेस है, पहले डिजाइन चेक किया, डिजाइन ही फॉल्टी निकला तो फौरन सीधे किस पे चले गए? सब्सटैंटिव अप्रोच पे। इम्प्लीमेंटेशन पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है इम्प्लीमेंटेशन को चेक करने की। डिजाइन स्ट्रांग है तो फिर अगली स्टेज आएगी, इम्प्लीमेंटेशन भी चेक करो कि डिजाइन तो बड़ा अच्छा बनाया लेकिन इम्प्लीमेंट भी करते हैं कि तो बना के रख दिया अलमारी में बस, देखने में बड़ा खूबसूरत है लेकिन लगाते कोई नहीं है, चलाते कोई नहीं है। फिर इम्प्लीमेंटेशन भी चेक करें, इम्प्लीमेंटेशन भी स्ट्रांग है तो हम जाएंगे कंप्लायंस। डिजाइन बहुत स्ट्रांग है, देख लिया, इम्प्लीमेंटेशन चेक की तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है, आप क्या करेंगे? फिर सब्सटेंटिव। फिर तो इसके अलावा कंप्लायंस में सिर्फ एक ही केस में जा सकते हैं कि डिजाइन भी स्ट्रांग हो और इम्प्लीमेंटेशन भी स्ट्रांग हो। तो हमें फिर दोनों चीजें चेक करनी है ना। वो जो तरीकेकार हम यूज करते हैं चेक करने को उन्हें कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या चीज है जो किस चीज के लिए यूज की जाती है? इंटरनल कंट्रोल के क्या चीज चेक करने को? डिजाइन को भी और इम्प्लीमेंटेशन को भी चेक करने के लिए जो भी हम तरीकाकार अडॉप्ट करते हैं उसे कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और उसके बाद जब हम अपने प्रोसीजर अप्लाई करना शुरू करते हैं, चीजों की कैलकुलेशन चेक कर ली, वॉचर चेक कर लिए, इन्हें कहते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर। क्लियर है? अब इससे ज्यादा मैं इस पे अभी बहस नहीं करूंगा, बाद में इसे हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। आपने इंटरनल कंट्रोल की बेस पे फैसला कर लिया कि मेरी कंप्लायंस अप्रोच होगी या सब्सटेंटिव अप्रोच होगी, जो भी है। अब आपने काम शुरू कर दिया, ठीक है। अब आपने ऑडिट प्लान बनाया कि कौन सी लोकेशन पे कब जाना है, कैसे जाना है, कितने बंदे भेजने हैं, कितना काम करना है, प्लान भी बन गया। उसके बाद फिर आपने बैलेंस शीट मंगवा ली, इनकम स्टेटमेंट मंगवा ली, उसमें हेड देख लिए, हेड है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कैसे वेरीफाई करना है उसका क्या बना लिया? ऑडिट प्रोग्राम। सबसे ऊपर है ओवरऑल स्ट्रेटेजी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिर ऑडिट प्लान पूरे ऑडिट का, उसके नीचे फिर हर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट हेड के लिए ऑडिट प्रोग्राम्स। ब्रॉडर अप्रोच, थोड़ी नैरो अप्रोच, अब बिल्कुल अकाउंट हेड अप्रोच पे आ गए। समझ आ गई? तो तीन स्टेजेस में हम फिर चीज करते हैं। ये सारी प्लानिंग हो गई, ऑडिट स्ट्रेटेजी बन गई, उसकी बेस पे प्लान बन गया और उसकी बेस पे ऑडिट प्रोग्राम बन गया। अब हम गए और हमने प्रोग्राम के मुताबिक काम करना शुरू कर। अब अगर हमारी कंप्लायंस अप्रोच थी तो वो जो हमने ऑडिट प्रोग्राम बनाया उसमें हमने कहा जी 10,000 ट्रांजेक्शन ही चेक करेंगे, 1 लाख नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारी सब्सटेंटिव अप्रोच है तो हमारा ऑडिट प्रोग्राम बताएगा कि कम से कम 60% 70% आपने चेक करना है। ऑडिट प्रोग्राम उस हिसाब से हम चलाते चले जाएं। ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अलग है। ठीक है। लॉन्ग टर्म अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स का अलग है, इंटेंजिबल्स का अलग है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का अलग है, करंट लाइबिलिटीज का अलग है, रिसीवेबल्स का अलग, पेबल अलग, हर एक के अपने अपने ऑडिट प्रोग्राम्स है।
अब किस प्रोग्राम पे कितना ज्यादा काम करना है और कितना कम करना है, कितनी ट्रांजैक्शन चेक करें। फर्ज करें अगर मैं कहता हूँ एंटरटेनमेंट एक्सपेंस का अपना ऑडिट प्रोग्राम होगा किसी हद तक, या एडमिन एक्सपेंसेस का अपना ऑडिट प्रोग्राम होगा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का अपना होगा, तो क्या दोनों मैं कहता हूँ मैं एडमिन एक्सपेंसेस में कहता हूँ मैं कम से कम मुझे 40% चेक करने चाहिए, कर लिए। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी 40% ही करना चाहिए। कम ज्यादा हो सकता है कि नहीं? किस बेस पे? रिस्क। मटेरियलिटी भी तो रिस्क बेस्ड ही है ना। रिस्क, जिस चीज में ज्यादा रिस्क है उसमें ज्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर अप्लाई करने हैं, चाहे कोई भी अप्रोच है, कंप्लायंस है या सब्सटेंटिव अप्रोच है। जहाँ जिस एरिया में ज्यादा रिस्क है उसमें ज्यादा सब्सटेंटिव लगाने शुरू करो, और जिस एरिया में कम रिस्क है उसमें कम सब्सटेंटिव लगा लो। बेटा इग्नोर कर दिया। ये मैं इससे अगले सवाल पे आने लगा था। अगर आपको ये लगता है कि कंप्लायंस जो इंटरनल कंट्रोल है बेहद स्ट्रांग है, आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाए, एक भी गलती नहीं निकली, जबरदस्त सिस्टम है डिजाइन में, और इम्प्लीमेंट भी मैनेजमेंट पूरी सख्ती से इम्प्लीमेंट कर रही है, तो आपको दो गलतियां तो निकलती हैं, लेकिन ना होने के बराबर गलतियां नजर आई, बिल्कुल ही गलती नहीं है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट ऑनेस्ट भी बहुत है और मैनेजमेंट का कंट्रोल भी बहुत सख्त है, गलतियां तो है ही नहीं। तो क्या आपको अब क्या करना है? सब्सटेंटिव नहीं अप्लाई करना चाहिए, अपने प्रोसीजर कुछ भी नहीं करना चाहिए, फिर भी करने चाहिए कि नहीं? तो ये रिस्क बेस्ड अप्रोच कहती है कि इंटरनल कंट्रोल बेहद स्ट्रांग भी है, तो इसका भी हरगिज मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल इस पे रिलाई करो और अपना एक प्रोसीजर भी अप्लाई ना करो। कम से कम सब्सटेंटिव अपनी तसल्ली के लिए आपको फिर भी करने हैं, क्योंकि इंसान का बनाया हुआ सिस्टम है ना, अल्लाह ताला को तो नहीं कि बिल्कुल ही गलतियों से पाक हो, गलती तो इंसान से हो ही जाती है। आपके सब्सटेंटिव कम हो जाएंगे बहुत, लेकिन जीरो कभी नहीं होंगे, कुछ ना कुछ आपने करने हैं। इसी तरह इसी चीज को हम नीचे अप्लाई कर दें। क्या आप ये कर सकते हैं कि एडमिन को तो 70% कर लिया, आपको सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में रिस्क बहुत कम लग रहा है तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया? कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। एक तरीके से कर सकते हैं, वो फिर मटीरियलिटी वाला चक्कर आएगा, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग एक्सपेंसेस में भी तो 50 एक्सपेंसेस होंगे ना, उनकी सैलरीज भी होंगी, उनका फ्यूल भी लगेगा, कमीशन भी देते होंगे सेल्स एजेंट को और हर चीज को। अब वहाँ आपकी जो टोटल है सेलिंग एक्सपेंसेस है वो है 2 करोड़ रुपए के, और वहाँ एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है सिर्फ 5,000 रुपए का, तो क्या 5,000 चेक होना चाहिए? है भी एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट में क्या होगा, चाय पानी ये वो, तो क्यों पैसा टाइम जाया करते हैं? तो यहाँ क्यों आ गया? आपने इसलिए नहीं छोड़ा कि गलती का चांस नहीं है, गलती का चांस उन 5,000 में भी है, आपने चेक करना था, करना चाहिए था, लेकिन आपने सोचा अगर ये 5 का 5,000 भी गलत है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 करोड़ में से 5,000 गलत भी हो गया तो फिर भी मैं तो कहूंगा चीजें ठीक ही हैं, थोड़ी बहुत गलती है तो इतना रिस्क तो मैं ले ही लूंगा ना। वो फिर बात किस पे चली गई? मटीरियलिटी पे। आपने पहले डिफाइन कर लिया था कि मेरी सेलिंग एक्सपेंसेस की मटीरियलिटी है 5,000। अब एक एक्सपेंस ही 4,000 है टोटल, तो उसे इग्नोर कर सकते हैं। एक एक्सपेंस है 40,000, उसे तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपने कर भी दिया कि यार रिस्क बहुत कम है, छोड़ो यार, 40,000 में क्या चीज़ है 2 करोड़ के मुकाबले में, लेकिन कल जो आपके फाइल को रिव्यू करेगा वो कहेगा जी आपने मटेरियलिटी कितनी सेट की थी? 5,000। ठीक है। ये एक्सपेंस कितने हैं? 50। तो यार ये आपने चेक क्यों नहीं किया, ये तो आपके लेवल से ऊपर था। आप अगर सर वो रिस्क ही नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, वो कहेगा भाई ये बात नहीं है, मटेरियलिटी का ताल्लुक ही रिस्क से है। जब आपने खुद कहा कि मैं 5,000 तक टॉलरेट करूंगा, उससे ऊपर नहीं करूंगा, और एक 50,000 की चीज बिल्कुल ही इग्नोर कर दी आपने। आप बात समझ आई? ये बड़ी प्रोफेशनल किस्म की चीजें हैं, अगर आप समझ के करोगे तो बहुत मजा आएगा, अगर रट्टा लगाओगे तो फिर बहुत बोरिंग है ऑडिट। अब बात समझ आ रही है कि आपने कैसे फैसले लेने, ये सारी इनके पीछे है क्या, क्या करूं क्या ना करूं, इसके पीछे कौन से चीज है? प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल, नो नॉर्मल जजमेंट नहीं, लेमैन की जजमेंट नहीं, प्रोफेशनल जजमेंट। और प्रोफेशनल जजमेंट कैसे आती है? आपके नॉलेज से, आपकी क्वालिफिकेशन से, आपके एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग से। शाबाश, अब बात समझ आनी शुरू हुई है कि नहीं? हम जो कुछ पढ़ेंगे सारी चीजें बड़ी कॉमन सेंस बेस्ड है, इसलिए आपको रट्टा नहीं लगाना, चीजें समझनी है। क्लियर हो गया? तो आपने रिस्क बेस्ड अप्रोच पे काम शुरू किया, और सारा काम करते करते आपने काम खत्म कर दिया। अब ये हमारा ऑडिट कंटिन्यू है। क्या इसके दौरान हमें लग सकता है कि हमारी प्लानिंग कहीं कहीं गलत थी, हमें चेंज करनी चाहिए थी, कर लेनी चाहिए? नई चीजें सामने आ गई जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, तो आपकी प्लानिंग थ्रू आउट द ऑडिट चेंज हो रही होती है। और ये लॉ स्टैंडर्ड कहता है कि जहां आपको लगे कि आपकी प्लानिंग को चेंज होना चाहिए, फौरन चेंज करो।
प्लानिंग वाली डॉक्यूमेंट जो बनाई थी उन्हें भी चेंज करो, उसके मुताबिक आगे जो एग्जीक्यूशन है फिर उसमें भी वो चीज़ें ऐड करके मुसलसल विजिलेंट रहो पूरे ऑडिट के दौरान। कहीं भी प्लानिंग चेंज हो सकती है, कहीं प्रोसीजर बढ़ाने पड़ सकते हैं, कुछ भी किया करना पड़ सकता है। ये आपकी प्रोफेशनल जजमेंट आपको बताएगी कि इनिशियली तुम्हारे ये असेस किया था, नहीं यार मेरी असेसमेंट में थोड़ी सी गलती थी, तो मैं अपने सब स्टैंडर्ड और बढ़ा दूँ। रिस्क बढ़ गया ना, तो सब स्टैंडर्ड बढ़ा दूँ, या 6 काम करने थे हम 9 काम कर लूँ। और यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ सबसे आखिरी बात। जब आप ऑडिट करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को चेक करना है, एडमिन एक्सपेंसेस को चेक करना है, फलाने को चेक करना है, तो क्या चेक करना है इसमें, किस बेस पे? असर्शंस की बेस। 5 असर्शंस हैं, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, फलाना फलाना, मुझे भी याद नहीं, मुझे पढ़ लेंगे। आपने वही 5 चेक कर लिए। कंप्लीटनेस, क्या सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गए? एक्यूरेसी, जो एक्सपेंस रिकॉर्ड हुए उनकी फिगर ठीक रिकॉर्ड हुई है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपने कोई लंबी चौड़ी हर, ये नहीं कि जो जेहन में आता जा रहा है चेक करते जा रहे हैं, नहीं, आपकी यार्ड स्टिक क्या होगी? असर्शंस। अब आपका ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनेगा? असर्शन 1, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वेरीफाई करना है। असर्शन 1, कौन कौन से प्रोसीजर से वेरीफाई करूँ? कंप्लीटनेस को। असर्शन 2, एक्यूरेसी, कौन कौन से चेक करूंगा? असर्शन 3, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कौन से करूंगा? असर्शन 4, असर्शन 5, 5 असर्शन। और आगे प्रोसीजर लिखे होंगे कि पहले असर्शन की वेरिफिकेशन कौन कौन से प्रोसीजर से करूंगा, दूसरे की किससे करूंगा, तीसरे से करूंगा, चौथे और पांचवे। फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्टेंस, ये भी एक असर्शन है कि वो चीज मौजूद भी है कि नहीं, या किताबों में ही है। अब इसके लिए क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे? फिजिकल विजिट, विजिट करेंगे। आप जब विजिट करेंगे तो एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो जाएगी, लेकिन एक्यूरेसी वेरीफाई होगी कि नहीं? वो तो नहीं होगी। एसेट 50 करोड़ का लिखा है, ये तो वेरीफाई हो गया कि एसेट मौजूद है, ये वेरीफाई तो नहीं हुआ कि 50 करोड़ का ही है, उसके लिए कोई दूसरा प्रोसीजर होगा। आप समझ आई बात? आप प्रोसीजर भी ऐसे गधों की तरह या हैब्जर्डली नहीं लिखेंगे कि ये 10-15 प्रोसीजर करने हैं। असर्शंस, और हर असर्शन के लिए, इस असर्शन के लिए मैं 3 प्रोसीजर करूंगा, इस असर्शन के लिए मैं 4 करूंगा, इसके लिए मैं 2 ही बहुत है, इसके लिए मुझे 6 करने पड़ेंगे क्योंकि ये बड़ा रिस्की एरिया है। मतलब ये असर्शन बड़ा रिस्की है। एग्जिस्टेंस तो देखी जा सकती है, एक्यूरेसी ज्यादा रिस्की होता है। सबसे ज्यादा रिस्की क्या होता है? चीज मौजूद है और बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई, या चीज मौजूद ही नहीं है और बुक्स में रिकॉर्डेड है। ज्यादा रिस्की क्या है? दोनों में से। चीज किताब में मौजूद है लेकिन फिजिकली मौजूद नहीं है, या चीज फिजिकली मौजूद है किताबों में नहीं है। ज्यादा खतरनाक, ज्यादा जो चीज को पकड़ना मुश्किल कौन सी चीज को है? किताबों में मौजूद नहीं है। आपकी यार्डस्टिक तो किताब ही होगी ना, किताब में 6 एसिड लिखे हैं तो दिखाओ 6 किधर है। अब किताब में लिखे ही 4 हैं, तो आप 4 तो वो दिखा देगा, 2 उसने कहीं छुपाए हुए हैं, आपको कैसे पता चलेगा 2 वो कहाँ है कहाँ नहीं है? ये ज्यादा रिस्की नहीं हो गया? इस पे फिर हमें ज्यादा प्रोसीजर अप्लाई करने पड़ेंगे, ये सोच के कि जो चीज किताबों में नहीं है, ठीक है, लेकिन हकीकत में इन्होंने ली थी, हकीकत में ली थी, तो ये चीज बहुत मुश्किल हो जाती है। ये सबसे मुश्किल काम है। उन्होंने 4 चीजें शो की हैं और 4 ही सामने रखी हैं, 2 चीजें उन्होंने पीछे की छुपा के रखी हुई हैं, किसी के घर रखवा दी हैं। आपको कैसे पता चलेगा? वो बड़ा मुश्किल काम होता है, फिर उसके और तरीके होते हैं। वो फिर आपको रिकन्सिलिएशन बना बनो के चीजें निकालनी पड़ती हैं, बड़ी मजेदार चीजें, अंदाजा हो जाता है कि भाई ये क्या है, ये 10 लाख की पेमेंट कहाँ गई है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसमें मैं बात खत्म करता हूँ। मैंने एक बहुत बड़े सीमेंट प्लांट का ऑडिट किया था, तो एक सीनियर थे मेरे साथ, मैं तो खैर जूनियर था। वहां पे एक एक्सपेंस आया, डोनेशन, डोनेशन टू जामिया मिलिया सल्फिया फलाना 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 जी, पूरा ट्रक गया जी सीमेंट का। मान लिया कि जामिया मस्जिद बन रही थी, तो आपके मालिकों ने डोनेशन दे दिया पूरे ट्रक का। 4 दिन बाद फिर एक एंट्री आ गई, एक और ट्रक निकला है उसके लिए। 2 दिन बाद और एंट्री आ गई, फिर 3 दिन बाद एक और एंट्री आ गई। मतलब 3-3 4-4 दिन के गैप से, तो हम अब हैरान हुए कि यार इतने दरियादिल लोग कौन हैं जिन्होंने एक महीने में कोई 20 ट्रक निकाल दिए। और पूरी डॉक्यूमेंटेशन लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है कि ट्रक निकला है, सब कुछ बना हुआ है, और जामिया सल्फिया का भी कोई एविडेंस लगे हुए हैं। लेकिन हमें शुबा हो गया यार ये क्या चक्कर है, इतना डोनेशन, इतने बात। पहले तो आईमाशाएं करते रहे, तो फिर अल्टीमेटली मैंने कहा नहीं, ये तो हम बीओडी लेवल तक लेके जाएंगे और हम बाहर बात करेंगे। अपने पार्टनर से बात की, पार्टनर का ये तो बहुत रिस्की एरिया भाई, ये तो हम नहीं मानते इतना डोनेशन। मतलब उसकी लॉजिक समझ नहीं आ रही, रेशनल समझ नहीं आ रहा, तो आखिर वो मान गए कि भाई होता ही है कि ट्रक यहाँ से बाहर निकलता है और बाहर जाके ट्रक मार्केट में सेल होता है, और हम जो एम्प्लॉइज हैं आपस में बांट लेते हैं, और शो किया जा रहा है डोनेशन। वो था क्या, वो रीजन ऐसे हुई क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर थे ना, वो बहुत बड़ा ग्रुप था, इन्वेस्टर कोई और थे और चलाने वाले कोई और थे। मैनेजमेंट, मतलब वो एक्चुअली गवर्नमेंट की फैक्ट्री थी,
गवर्नमेंट ने सेल कर दिया। और गवर्नमेंट ने उसे प्रेफरेंस दी कि अगर उसी फैक्ट्री के एम्प्लॉय खरीदना चाहें मिलके तो हम पहले एम्प्लॉय को प्रेफरेंस देंगे। अब एम्प्लॉयज ने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है। इन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टर ढूंढा, बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप था। उन्हें कहा जी पैसे तुम लगाओगे लेकिन चलाएंगे हम, तुम अंदर नहीं आओगे। उन्हें भी उस वक्त अपॉर्चुनिटी नजर आई, उन्होंने कहा ठीक है हम लगा देते हैं। पैसे उनके लगे हुए थे, चलाते ये थे। अब ये अंदर खाते करते क्या थे, ट्रक निकाल निकाल के आप उनमें भर्ती जा रहे थे, तो उन्हें भी नहीं पता था इन्वेस्टर को भी कि ये कर क्या रहे हैं। जब हमारी रिपोर्ट गई है फिर तो जनाब वो हलचल मच गई। अल्टीमेटली हुआ क्या कि उस इन्वेस्टर ने अपना सारा पैसा विड्रॉ कर दिया। उन्होंने कहा जी तुम जानो, तुम्हारे फ्रॉड जाने, मैं तो जा रहा हूँ। ये क्या तरीका है, ना बहुत बड़ा फ्रॉड था ये। आप मेरा पैसा लगवा के मेरा पैसा खाई जा रहे हो और मुझे बता ही नहीं रहे। तो ये चीजें रिस्क लेती हैं और इस तरह चलते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है जी। तो कल इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू।